नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी करंट अफेयर विजन आईएएस के इकोनॉमी सेक्शन में आज न्यूज इन शॉर्ट्स को कवर करते हैं। तो न्यूज इन शॉर्ट्स को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है भारत का विदेशी ऋण, इंडियाज एक्सटर्नल डेट। एक सेकंड दोस्तों। तो इसका अपन पहले बैकग्राउंड को देखते हैं। वित्त मंत्रालय की तिमाही विदेश ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिसंबर 2023 की तुलना में विदेशी ऋण में 10.7% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के लिए मुख्य रूप से मूल्यांकन प्रभाव जिम्मेदार है। मूल्यांकन प्रभाव तब होता है जब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत घटती है। तो मूल्यांकन जो प्रभाव है वह कब होता है? जब अमेरिकी डॉलर के विनिमय के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत अगर घटती है तो उसको मूल्यांकन प्रभाव कहते हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर कुछ नज़र डालते हैं। सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी ऋण का अनुपात यह सितंबर 2024 को 19% से बढ़कर दिसंबर 2024 में 19.1% हो गया। संरचना, इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य वर्गित डिनोमिनेटेड ऋण की है। डेट सर्विसेज, मूलधन तथा ब्याज का भुगतान, इसमें 0.1% की गिरावट आई है। दीर्घकालिक बनाम अल्पकालीन ऋण, किसका वृद्धि एवं कमी आई है? दीर्घकालिक ऋण में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि अल्पकालीन जो ऋण है उसमें मामूली गिरावट देखी गई है। विदेशी ऋण के बारे में जानते हैं। यह वह धन है जो भारत सरकार और कंपनियों द्वारा देश से बाहर के स्रोतों से उधार लिया जाता है, जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधारी, इसको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स भी कहते हैं। यह आमतौर पर अमेरिकी डॉलर, SDR यानी कि विशिष्ट आहरण अधिकार आदि के रूप में लिया जाता है। स्रोत क्या क्या है? विदेशी वाणिज्यिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि IMF, विश्व बैंक या कोई अन्य देश हो सकते हैं। बढ़ते विदेशी ऋण से चुनौतियां क्या होती हैं? ऋण चुकाने का बोझ, यह आमतौर पर अन्य मुद्राओं में लिया जाता है, इसलिए विनिमय दर में बदलाव से ऋण के बोझ में वृद्धि भी हो सकती है। बढ़ती मुद्रास्फीति, दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के चलते ब्याज दरें भी बढ़ जाती हैं, इससे आर्थिक समृद्धि धीमी हो सकती है और GDP के अनुपात में विदेशी ऋण भी बढ़ सकता है। वैश्विक परिदृश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर स्टैगफ्लेशन का खतरा भारत से निर्यात की मांग को घटा सकता है, जो डेट सर्विस अनुपात को प्रभावित कर सकता है। कुछ अन्य जानकारियों को भी देखते हैं। विदेशी ऋण को प्रबंधित करने के लिए मुख्य सिफारिशें क्या क्या हैं? अलग अलग मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा देना चाहिए, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना चाहिए और दीर्घकालिक व रुपये में ऋण लेने को बढ़ावा देना चाहिए। वहनीय ऋण को अपनाना चाहिए, ऋण को खपत की बजाय निवेश के लिए उपयोग करना चाहिए। हम जो भी ऋण लें उसको हम खपत ना करें बल्कि इसका हम निवेश करें। ऋण और आर्थिक समृद्धि के बीच संतुलन, मजबूत राजकोषीय नीतियाँ, निर्यात आधारित विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इंडियाज एक्सटर्नल डेट, भारत का विदेशी ऋण, वह आज कंप्लीट कर लिया हमने। आगे हम देखते हैं। मोस्पाई ने कैपेक्स सर्वेक्षण जारी किया है। मोस्पाई रिलीजेस कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर सर्वे। मोस्पाई अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश लक्ष्यों पर फॉरवर्ड लुकिंग सर्वेक्षण कैपेक्स सर्वेक्षण सांख्यिकीय संग्रह अधिनियम 2008 के तहत आयोजित किया गया था। यह राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO द्वारा आयोजित अपनी तरह का पहला सर्वेक्षण था। ध्यातव्य है कि NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक सांख्यिकीय शाखा है। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या कह रहे हैं उनको देखते हैं। वित्त वर्ष 22 से 25 तक निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय कैपेक्स 66% से बढ़कर 6.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 24-25 में निजी क्षेत्र के कुल पूंजीगत व्यय में विनिर्माण उद्यमों का 48% का योगदान था। 2024-25 में अधिकांश उद्यमों ने पूंजीगत व्यय को मुख्य परिसंपत्तियों पर केंद्रित किया था, जबकि अन्य ने मूल्यवर्धन, अवसरवादी परिसंपत्तियों और विविध रणनीतियों में निवेश किया था। पूंजीगत व्यय का क्या महत्व है? कैपेक्स का महत्व है। पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों पर खर्च करना शामिल है। इसमें व्यवसाय को दीर्घकालिक लाभ होता है, उदाहरण के लिए संपत्ति, उपकरण, नई तकनीकी हासिल करना आदि।
रणनीतिक निर्णय लेना। पूंजीगत व्यय संबंधी निर्णय रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। ये प्राथमिकताएं भविष्य की समृद्धि को गति देने के लिए संसाधनों के आवंटन को निर्धारित करती है। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। पूंजीगत व्यय में निवेश करके कंपनियां अपनी परिचालन दक्षता बढ़ा सकती हैं, उत्पादों या सेवाओं में नवीनता ला सकती हैं तथा प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सकती हैं। परिसंपत्ति रखरखाव और उन्नयन। मौजूदा परिसंपत्तियों को बनाए रखने, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने या उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट, निवेशकों का विश्वास। पूंजीगत व्यय निवेशकों को यह संकेत देता है कि कंपनी दीर्घकालिक विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। निजी निवेश के पूंजीगत व्यय में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं? बड़ी इक्विटी और किफ़ायती कर्ज जुटाने में कठिनाई आती है। दूसरा पॉइंट क्या है? जोखिम आकलन और समन से संबंधित परियोजना संबंधी मुद्दे। तीसरा पॉइंट, मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में देरी। पूंजीगत व्यय की परिभाषा जानते हैं। पूंजीगत व्यय वह धन है जो सरकार मशीनरी, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च करती है। पूंजीगत व्यय में निम्नलिखित पर खर्च किया गया धन शामिल है। अचल और अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण। अचल संपत्ति का अर्थ वह संपत्ति है जिन संपत्तियों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, वो कहलाती है अचल संपत्ति। एवं चल संपत्ति कौन सी होती हैं? जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जैसे कि गाड़ी, कार, उसको हम दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी। लेकिन अचल संपत्ति जैसे कि आपका मकान, वह अचल है, वह एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता। मौजूदा परिसंपत्तियों का उन्नयन। जो हमारी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, मौजूदा परिसंपत्ति हैं, उनका हम इम्प्रूव करें, उन्नयन करें, वह भी इसमें शामिल है। मौजूदा परिसंपत्तियों की मरम्मत या ऋण का भुगतान। हम अगर लोन का भुगतान करते हैं तो हमारे ऊपर देनदारी कम हुई कि नहीं हुई, तो वह भी तो हमारी एसेट सृजन में सहायता करेगा। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में अंतर को देखते हैं। भविष्य के लिए परिसंपत्ति का निर्माण करता है। इसकी प्रकृति क्या है कि यह भविष्य के लिए परिसंपत्ति का निर्माण करता है। राजस्व व्यय में क्या है? परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता या देनदारियों को कम नहीं करता। प्रभाव क्या है? दीर्घकालिक लाभ या प्रतिफल प्राप्त होता है, मतलब इसमें जो लाभ होंगे वह आपको दीर्घकाल में प्राप्त होंगे। राजस्व व्यय में क्या है? दिन प्रतिदिन का परिचालन व्यय है। अवधि एकमुश्त या कभी कभी व्यय करना। राजस्व व्यय में क्या है? चालू या आवर्ती व्यय, इसमें आपको व्यय करना ही होगा। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 को लोकसभा ने पारित किया है। उसी से संबंधित हमारा एक बिल है, इसको हम देखते हैं। लोकसभा ने तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 को पारित किया है। विधेयक का उद्देश्य देखते हैं। तटीय पोत परिवहन के विनियमन से संबंधित कानूनों को समेकित करना, सभी प्रकार के जलयानों जिनमें पोत, नाव, नौकायन पोत, मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग यूनिट शामिल हैं को विनियमित करना। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के भाग 14 को निरस्त करना, जो तटीय जल के भीतर व्यापार में संलग्न नौकाओं, पोतों के अलावा अन्य जलयानों को विनियमित करता है। तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं? तटीय व्यापार के लिए लाइसेंस। विदेशी जलयानों के लिए नौवहन महानिदेशालय (DGS) द्वारा जारी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जबकि भारतीय जलयानों को इससे छूट दी गई है। विदेशी जलयानों को DGS से लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जबकि जो भारतीय जलयान है वो इसमें छूट दी गई है। तटीय व्यापार से आशय भारत में एक स्थान या बंदरगाह से दूसरे स्थान या बंदरगाह तक समुद्री मार्ग से माल या यात्रियों के परिवहन या तटीय जल के भीतर कोई सेवा प्रदान करने से है। हालांकि इसमें किसी भी तरह से मछली पकड़ना शामिल नहीं है। रणनीतिक योजना और डेटा संग्रह। विधेयक में राष्ट्रीय, तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन रणनीतिक योजना तथा राष्ट्रीय तटीय पोत परिवहन डेटाबेस बनाना अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय, तटीय और अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन रणनीतिक योजना को प्रत्येक 2 वर्ष में अपडेट करना होगा। DGS के क्या अधिकार हैं? DGS के अधिकार: DGS को सूचना प्राप्त करने, निर्देश जारी करने, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं। केंद्र सरकार का नियंत्रण।
यह विधेयक केंद्र सरकार को नियमों में छूट देने और नियमों के अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि भारत में तटीय पोत परिवहन के संचालन को सुविधाजनक और प्रभावी बनाया जा सके। अन्य प्रावधान: यह विधेयक भारतीय संस्थानों द्वारा किराए पर लिए गए विदेशी जलयानों को विनियमित करता है, साथ ही नियमों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है तथा जलयान विनियमन से जुड़े प्रमुख तंत्रों में राज्य संघ-राज्य क्षेत्रों को भागीदारी भी प्रदान करता है। तो आपका यह टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नई इस्पात नीति, न्यू स्टील पॉलिसी। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने संशोधित घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात DMI एंड SP के लिए नीति 2025 को अधिसूचित किया है। DMI एंड SP नीति क्या है? इसे 2017 में जारी किया गया था तथा 19, 20 एवं 25 में संशोधित किया गया है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी संस्थाएं अपनी खरीद में देश में निर्मित स्टील को प्राथमिकता दें, जिसमें घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिल सके। संशोधित नीति के मुख्य उद्देश्य: नोडल मंत्रालय केंद्रीय इस्पात मंत्रालय है। यह किन पर लागू होगी? सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, संबद्ध एजेंसियों में जिन पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सोसाइटी, ट्रस्ट और वैधानिक संस्थाएं शामिल हैं। 5 लाख रुपए से अधिक की सभी प्रकार की सरकारी खरीद पर लागू होगी। शामिल की गई सामग्री में क्या है? मेल्ट एंड पोर स्थिति में इस्पात जैसे कि फ्लैट रोड स्टील बार आदि। मेल्ट एंड पोर का क्या तात्पर्य है? मेल्ट एंड पोर से तात्पर्य उस इस्पात से है जिसे इस्पात बनाने वाली भट्टी में तैयार किया गया है और पहली बार ठोस आकार में ढाला गया है। वैश्विक निविदाओं पर प्रतिबंध। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर लौह और इस्पात उत्पादों के लिए कोई ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी GTE नहीं होगी। इसका मतलब है कि वैश्विक कंपनियों से खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। देश में मूल्य संवर्धन DBA पर जोर। भट्टियों, फर्नेस और रोलिंग मिल्स जैसी पूंजीगत वस्तुओं में देश के कम से कम 50% मूल्य संवर्धन अनिवार्य किया गया है। रेसिप्रोकल क्लॉज, यह क्या है? यह उन देशों के आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाता है जो भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी संस्थाओं द्वारा इस्पात खरीद पर तब रोक लगाते हैं। हालांकि केंद्रीय इस्पात मंत्रालय कुछ मामलों में इसकी अनुमति देता है। इसको हम दोबारा देखते हैं। रेसिप्रोकल क्लॉज, यह उन देशों के आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाता है जो भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी संस्थाओं द्वारा इस्पात खरीद में तब तक रोक लगाते हैं। नीति में संशोधन क्यों किया गया? घरेलू आयात से घरेलू उद्योगों के लिए बढ़ता खतरा। अगर हम घर से ही सारा आयात करेंगे तो हमारे घरेलू उद्योगों के लिए क्या बचेगा? इसलिए हम आयात करते हैं। भारत तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से सस्ते इस्पात के आयात में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि निर्यात में गिरावट आई है। वैश्विक बाजारों में मंदी। देश में इस्पात उत्पादन क्षमता में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि विश्व में इस्पात की मांग में गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी खरीद की रणनीतिक भूमिका। भारत में तैयार इस्पात के 25 से 30% हिस्से को सरकार बुनियादी ढांचे, रेलवे और रक्षा के लिए खरीदती है। संशोधित नीति सरकारी मांग बढ़ाकर स्थानीय उद्योग को समर्थन प्रदान करेगी। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यह हमारा स्टैटिक टॉपिक है जो आज करंट अफेयर्स में भी आया है। इसको हम देखते हैं। TCS इसको कहते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हाल ही में आयकर विभाग ने विलासिता की उन वस्तुओं की सूची अधिसूचित की है जिन पर करदाताओं को 1% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का भुगतान करना होगा। इसके बारे में जानते हैं। यह विक्रेता द्वारा देय कर है, अर्थात जो सेलर है जिसने वस्तु को बेचा है उसको यह कर देना है, जिसे वह वस्तु की बिक्री के समय क्रेता से एकत्र करता है। यह किससे एकत्र करता है? कंज्यूमर से सप्लायर के थ्रू, जो सेलर है। आयकर अधिनियम की धारा 206 में उन वस्तुओं की सूची दी गई है जिन पर विक्रेता को क्रेता से कर एकत्रित करना चाहिए। CGST एक्ट 2017 की धारा 52 में कर युक्त आपूर्ति के संबंध में ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का प्रावधान किया गया है। विक्रेता को TCS के तहत अधिकृत किसी भी व्यक्ति या संगठन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, साझेदारी फर्म आदि शामिल हैं।
सेफ हार्बर को हम देखते हैं। सेफ हार्बर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आयकर नियमावली 1962 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। नए संशोधनों के जरिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार किया गया है। इन संशोधनों के तहत सेफ हार्बर नियमों के दायरे का निम्न रूप में विस्तार किया गया है। सेफ हार्बर से संबंधित प्रावधान का लाभ उठाने की सीमा 200 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ कर दी गई है। मुख्य ऑटो कंपोनेंट्स की परिभाषा में इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाले लिथियम आयन बैटरियों को शामिल किया गया है। सेफ हार्बर है क्या, पहले तो हम इसको समझते हैं। तकनीकी रूप से सेफ हार्बर वह स्थिति है जिसमें कर एजेंसियां करदाता द्वारा घोषित ट्रांसफ़र प्राइसिंग को आर्म्स लेंथ प्राइस स्वतंत्र बाजार मूल्य मानकर स्वीकार करती हैं। यह क्या है? कर एजेंसियां करदाता द्वारा घोषित ट्रांसफ़र प्राइसिंग को आर्म्स लेंथ प्राइस स्वतंत्र बाजार मूल्य मानकर स्वीकार करती हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का क्या अर्थ है? वह मूल्य जिस पर किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह की संबद्ध संस्थाओं के बीच लेन देन होता है। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या है? वह मूल्य जो दो संबद्ध संस्थाओं के बीच लेन देन को इस तरह सुनिश्चित करता है जैसे कि वह स्वतंत्र संस्थाओं के बीच हो रहा हो। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निष्पक्षता बनाए रखना है। आयकर अधिनियम 1961 में CBDT को सेफ हार्बर नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसको हम देखते हैं। इसको हिंदी में अगर हम देखें तो तरलता कवरेज अनुपात को भी हम इसमें कह सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। RBI ने यह भी कहा है कि बैंकों को खुदरा ग्राहकों की जमा रिटेल डिपॉजिट पर कम रन ऑफ फैक्टर निर्धारित करना होगा। रन ऑफ फैक्टर वास्तव में किसी संकट की स्थिति में जमाकर्ताओं द्वारा बैंकों में जमा धनराशि में से निकाली जा सकने वाली प्रतिफल राशि है। रन ऑफ फैक्टर वास्तव में किसी संकट की स्थिति में जमाकर्ताओं द्वारा बैंकों में जमा धनराशि में से निकाली जा सकने वाली प्रतिशत राशि है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में, यह उच्च गुणवत्ता वाली लिक्विड एसेट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट की मात्रा है। इन्हें वित्तीय संस्थानों को अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है ताकि वे बाजार में उथल पुथल या संकट की स्थिति में अपनी अल्पकालिक देनदारियों को पूरी कर सकें। LCR को बेसल एकॉर्ड्स में नए संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है। बेसल समझौते में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा तैयार किए गए नियम या मानक हैं। उच्च LCR बैंकों को अधिक तरल परिसंपत्तियां रखने के लिए बाध्य करता है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी भी आती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे आने वाले वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।